प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? प्रेसिपिटेशन। तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दोस्तों वर्षा। वर्षा मतलब क्या? जैसे हम देखते हैं ना कि बादलों से जो पानी है वो अलग अलग रूपों में जमीन के ऊपर गिरता है। जैसे कि कभी आसमानों से मतलब बादलों से क्या गिरता है? आइस। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे बर्फ गिरने लगता है, ये कश्मीर जैसे इलाके में होता है ऐसा। ठीक है, और फिर बादलों से क्या होती है? ऐसे करके बारिश भी होती है ना। वाटर के ड्रॉपलेट जो है वो हमारे जमीन पर गिरते हैं, यानी अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं। फिर उसके बाद पानी को हम इस रूप में भी देख सकते हैं जो ऊपर से गिरता है। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो ये पौधे पे क्या जमा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पानी की बूंदें जमी हुई है। वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्यू कहा जाता है, यानी कि ये है ओस की बूंदे। ठीक है, और ये हमें कब देखने के लिए मिलती है? विंटर सीजन, यानी कि ठंडी के सीजन में हमें ये देखने के लिए मिलती है। ठीक, फिर उसके बाद ये बर्फ है। बर्फ गिरता है ऊपर से, जैसे हमारे यहाँ पे बारिश होती है ना, वैसे ही कश्मीर में या फिर जो ये जाते हैं ना सब लोग कुल्लू मनाली घूमने, तो वहां पर भी तो ऐसे बर्फबारी होती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पानी बरसता है वैसे उनके यहाँ पे आसमान से बर्फ गिरता है और ये पूरा सड़कों वगैरह को जाम कर देता है। और ये हमारे यहाँ पे बारिश होती है, इसको तो कौन नहीं जानता। और फिर देखो ये भी हमें ठंडी के सीजन में देखने के लिए मिलता है, फॉग यानी कि कोहरा। ठीक है, जब कोहरा छाता है ना, तो आप यहाँ पर मुझसे अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी रहोगे तो भी दिखाई नहीं दोगे, मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि कौन है ये। ठीक है, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो हमारे ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, उनको ये बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि आप सोचिए ना, आपको दिखाई नहीं देगा, जब ड्राइवर साहब को दिखेगा नहीं कि किधर जाना है, तो कैसे वो अपनी गाड़ी चला पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया ये बर्फ के टुकड़े, जिनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हेल स्टोन कहते हैं। ये आसमान से गिरा हुआ है, समझे? ये किसी फ्रिज में नहीं जमा, ये आसमान में जमता है और फिर नीचे गिरता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में आपको पहले बताऊं, देखो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे अर्थ का इतना पार्ट क्या है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, 70.8%। जैसे ये हमारा पूरा अर्थ है ना, तो अर्थ मान लीजिए ये हमारा 100% है, तो इसमें पानी कितना है? 70.8% क्या है प्यारे बच्चों? पानी है। बाकी सब कंटिनेंट्स यानी कि जमीन है। ठीक, फिर देखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ना, ये जो इतना पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाटर है ये कैसा है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी किसी प्लेस पे ज्यादा पानी है, किसी प्लेस पे कम पानी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग एक्सपीरियंस जो है, मतलब अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हम ये बारिश का अनुभव करते हैं ना बारिश के मौसम में, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, इसको हम कहते हैं हेल स्टोन, जो आसमान से यानी बादलों से गिरता है हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, और अगर ये गिरा ना, तो जानते हो ये फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है, यानी जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो खेती में पौधे लगे हुए हैं, तो लगे हुए होते हैं, उनको ये नुकसान करता है। क्यों नुकसान करता है? क्योंकि आप सोचिए पौधे कितने कोमल होते हैं। अब ऊपर से गिर रहा है ये पूरा एकदम जोर से अपनी पूरी स्पीड लेकर के, तो क्या होगा? पौधों को ये मार मार के उनको क्या कर देगा? घायल कर देगा, है ना। ऐसे में पौधे जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर किसी इंसान को लगा सिर में तो भी उसका सिर फूट सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आसमान से जब पत्थर गिरे, भैया बाहर ना निकलो, चुपचाप से अपने घर में बैठे रहो, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं। आप देखने में आपको ये बर्फ लग रहा है, बर्फ का टुकड़ा, आप सोचेंगे ये तो गल जाएगा ना हमारे पास आएगा, तो बच्चों अगर ये जोर से आएगा तो वो आपको घायल कर देगा। ठीक है, वो गलना तो बाद में गलेगा, लेकिन पहले आपको चोट पहुंचाएगा, फिर जाके वो गलेगा। ठीक है, फिर ये कोहरा भी हमने जरूर देखा होगा विंटर सीजन में, राइट। तो ये सब कुछ है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया गया है कि वाटर फॉल्स इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड, यानी बादलों से जो वाटर है वो कभी लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में हमारे ग्राउंड पे यानी जमीन पे गिरता है ना। स्नो, हेल स्टोन, देखो स्नो यानी वही बर्फबारी, फिर हेल स्टोन मतलब ये पत्थर, रैनफॉल यानी कि बारिश, है ना। तो ये सभी इसके क्या है? प्रेसिपिटेशन के मुख्य फॉर्म है, मेजर फॉर्म्स है। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों स्नो की। ठीक है, स्नो किस प्रकार से बनते हैं और वो कैसे हमारे जमीन के ऊपर गिरते हैं, ये सारी चीजें हम चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ना क्या करने वाली हूँ, इस चैप्टर के लिए 3 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोग स्नो पढ़ेंगे और ये हेल पढ़ेंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम रेन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेन भी देखेंगे, और फिर उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जो बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे उनको कवर करेंगे। यानी इस चैप्टर के लिए 3 वीडियोस आएंगे, आप तीनों को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम स्नो की बात करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो स्नो है ना वो कैसे फॉर्म होता है, आइए समझते हैं। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और मैं आपको ये एक्सप्लेन करते जाऊंगी, चिंता मत करना, ठीक है। चलिए देखते रहिए। देखो, जब हमारा टेम्परेचर जो रहता है एटमॉस्फेयर का वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है तो क्या होता है, ये जो वाटर वेपर होते हैं ना, आपको पता है, क्या पता है कि एयर में हमेशा क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो तैरते रहते हैं हवा के साथ साथ। जो हवा होती है ना उसमें वाटर वेपर होते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में होते ही हैं, ठीक। तो जब हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो जो वाटर वेपर होते हैं ना हमारे किसके अंदर, वही एयर के अंदर, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली बदल जाते हैं किसमें, स्नो फ्लैक्स में बदल जाते हैं। यानी कि वो जम जाते हैं, आइस बन जाते हैं, बर्फ के कण बन जाते हैं, बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक। फिर आगे देखो, हियर द वेपर इन द फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है कि जो वेपर रहता है एयर के अंदर वो फॉर्म हो जाता है किसमें, सॉलिड में बदल जाता है ना, आइस के टुकड़े बन जाता है। फिर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज नोन एज स्नोफॉल। अब क्या होता है, देखिए, अब ये बर्फ तो बन गया है ना, ये स्नो तो बन गया। अब क्या होगा, ये जो स्नो ऊपर है वो अब नीचे आएगा जमीन पे, क्योंकि धीरे धीरे करके भारी होगा, भारी रहेगा तो वो आसमान में रह नहीं पाएगा बादलों में, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, यानी जो वर्षा हो रही है स्नो के फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्नोफॉल कहते हैं, जो कश्मीर जैसे इलाके में होता है, ठीक है। फिर चलो यहां तक समझ में आया कि स्नोफॉल किसको कहते हैं, एक बार फिर से बताती हूँ, अच्छे सुनो। देखो, जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाता है, तो जो एयर के अंदर वाटर वेपर है ना वो जम जाते हैं, जम करके स्नो के टुकड़े बन जाते हैं, स्नो फ्लैक्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है, वो जमीन पर आता है ना, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द स्नोफॉल। इसको क्या कहा जाता है? स्नोफॉल कहा जाता है, ठीक। अब सुनो, in high latitudinal and temperate regions, snowfall occurs at the mean sea level, while in tropical areas, snowfall occurs at places located higher than the snow line altitude. अब इसने का मतलब क्या हुआ, सुनो। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा इक्वेटर है जो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये सभी को पता है, ठीक। अब देखो, जो हमारा अर्थ होता है ना, इसमें 3 रीजन होते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने पहले क्लास 6 में ही पढ़ा था। एक होता है ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा होता है आप लोगों का क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन, तीसरा होता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। जैसे इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसको हम, ये देखो, ट्रॉपिकल एरियाज देखा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो आता है ये बीच में, इसको हम कह सकते हैं टेम्परेट रीजन, यानी कि मिड लैटिट्यूडनल, ये मिड लैटिट्यूडनल है। फिर जब ऊपर जाएंगे ना, ऊपर अंटार्कटिक सर्कल से पूरा यहाँ तक, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। और इसको हम हाई लैटिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाई लैटिट्यूडनल रीजन, ये है मिड, और ये है हमारा इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें क्या बोला गया था कि हाई लैटिट्यूडनल और टेम्परेट रीजन जो होते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सी लेवल है ना, वहां तक हमें ये स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। यानी पूरा सी लेवल तक, पूरा जमीन तक वहां पर स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, एक तो फ्रिजिड जोन में, दूसरा हमारा टेम्परेट जोन में। लेकिन अगर मैं ये ट्रॉपिकल रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है ना, कि यहाँ पर लगभग कहाँ पर ये होता है बर्फबारी, तो जो ऊंचाई वाले प्रदेश रहेंगे ना, यानी जो हायर एल्टीट्यूड वाले रहेंगे, वहां पर आपको ये स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि लोकेटेड हायर देन द स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होता है, देखो ये स्नो लाइन क्या है, तो स्नो लाइन के, अगर आप मान लो ये है हमारा स्नो लाइन, तो इसके नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको स्नो गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर जाओगे तो आपको स्नो गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है स्नो लाइन। तो यहाँ पे क्या बोला था कि जब आप ये स्नो लाइन के ऊपर जाओगे ना तो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर आपको बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखना। मिड लैटिट्यूडनल में और हाई लैटिट्यूडनल में पूरा सी लेवल तक होता है हमारा स्नोफॉल, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में कहाँ तक होता है, तो स्नो लाइन के ऊपर होता है, ठीक। क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और बातें समझते हैं। देखिएगा,
अब क्योंकि ये जो स्नो है ना वो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, राइट, इट डज नॉट फ्लो लाइक वाटर, इसीलिए वाटर के जैसा बह तो नहीं सकता, क्योंकि जब बारिश होती है, अगर बारिश ये इसके वाटर के फॉर्म में हो रही है तो पानी बह करके चला जाता है, अपने ढलान जहाँ पे उसको मिलती है वो उधर चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये बर्फ है तो बर्फ तो पानी की तरह बहेगा नहीं, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे लेयर बाय लेयर जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं, और फिर जाके जब ये स्नो पूरा एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाता है लार्ज स्केल पे, तो फिर ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी मतलब नुकसान पहुंचाता है, कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए ना यहाँ पर देखिए बर्फबारी हुई है, अब आगे जाम लगा होगा, मतलब जाम लगा होगा ये बर्फ का, इसीलिए तो ये गाड़ियां पूरी यहाँ पर रुकी हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ये मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। और पीपल लिविंग इन दोज एरिया दोज रीजन्स, मतलब जो लोग यहाँ पे इस रीजन्स में रहते हैं उनको फ्रॉस्ट बाइट की वजह से मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट यानी क्या होता है, वही होता है फ्रॉस्ट बाइट, यानी यही कि बाधा आ जाती है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, राइट। फिर जब स्नो मेल्ट होता है तो फिर इस रीजन को क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक। तो ये था हमारा किसके बारे में, स्नो के बारे में, मैंने आपको बता दिया, बस इतना सा ही था, ठीक है। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं हेल की। हेल क्या होता है भाई, हेल मतलब ये तो आसमान से कैसे पत्थर गिरते हैं, कैसे ये हिल गिरते हैं जरा बताना। तो आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो अब क्या होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब किसी रीजन में मान लीजिए हीट वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, जब हीट पूरा ज़्यादा हो जाता है, देन द अपवर्ड एयर फ्लो ब्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड। यानी देखो अब क्योंकि आपको पता है जो हमारा हल्का हवा होती है, यानी जो हवा हल्की होती है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके जाती है, ठीक, पक्का। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है कि जब हीट हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारे अर्थ का सरफेस है, ठीक, अब यहाँ पे काफी ज्यादा हीट हो गया, तो ये जो एयर है ना वो ऊपर की तरफ ऐसे बहेगी, लो भैया ऊपर, क्योंकि ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये हल्की हवा है। और जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद देखिएगा ये हो गया ना, ग्रेटर स्पीड से ऊपर जाती है। बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस एंड द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स द प्लेस, वाटर वेपर टेक्स द प्लेस। यानी देखो अब ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा इसको कम मिलेगा और ये ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी होने के बाद क्या होगा, इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि इस एयर के अंदर जो वेपर मौजूद है, जो वाटर वेपर है ना, वो अब चेंज हो जाएंगे। कंडेंसेशन मतलब वो चेंज हो जाएंगे, किस में चेंज होंगे, तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे, मतलब पानी की बूंदें बन जाएंगी। देखो इसके अंदर वेपर है यानी वाष्प है, ठीक है, अभी वो भाप है, राइट। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो कैसे भाप निकलता है, हमें पानी की बूंदें नहीं दिखाई देती, हमें वो ऐसा गैस जैसा दिखाई देता है, तो वैसा ये ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाकर के इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी जो हमारे वेपर्स है ना वो बन जाएंगे अभी वाटर ड्रॉपलेट। सुना आपने, क्या कहा मैंने, मतलब वो बूंदें बन जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए ये वाटर वेपर बन गया यहाँ पर आकर के, फिर यहाँ पे बादल भी फॉर्म हो जाते हैं, डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म। उसके बाद बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, अब क्योंकि जो एयर है वो ऊपर ऊपर करके जा ही रहा है, तो फिर क्या होंगे, ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं ना ये और ऊपर जाएंगे, पूरा अपना ऊपर जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा इन ड्रॉपलेट्स का, यानी और ऊपर जाएंगे तो और इनको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन मिलेगा, और यहाँ पर जाने के बाद ये जो अभी वाटर ड्रॉपलेट्स थे ना, अब इनका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, यानी ये अब बन जाएंगे बर्फ, ठीक है, समझ में आया। और फिर ये बर्फ बनने के बाद क्या होगा, जब भारी होंगे तो फिर ये आएंगे जमीन की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा पहले एक एक लाइन पढ़ते चलो, ये ऊपर जाकर के इनका सॉलिडिफिकेशन हो गया है, ये बन चुके हैं बर्फ, ठीक है। चलो यहाँ तक याद रखना। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखो यहाँ पे हेल स्टोन जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। अब क्योंकि जो हमारा एयर है ना, उसका अपवर्ड मूवमेंट ही हो रहा है, आप देखते रहिएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। दिस ड्रॉपलेट्स अकर एंड हेल स्टोन्स आर फॉर्म, ठीक है। एज हेल स्टोन्स आर हैवी दे फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी अब क्योंकि ये जो हेल स्टोन है ये बर्फ बन जाएगा तो वो भारी रहेगा, भारी है तो वो ग्राउंड की तरफ आने की कोशिश करता है। बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर, अब क्योंकि जो हवा है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होता है, ये नीचे तो आने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है कि यहाँ पे हवा बह रही है ना, हवा जा रही है ऊपर की तरफ, तो फिर से ये इनको ऊपर बहा करके लेकर के जाती है। फिर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इनके ऊपर और जो लेयर बाय लेयर जमते जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे देखो लिखा होगा कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन जाते हैं। जैसे पहले ये बर्फ का टुकड़ा था, फिर ये ऊपर गया और इसके ऊपर लेयर बन जाएंगे और लेयर बन जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक यानी ना इसका जो सेंटर है वो
सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे करके जो बर्फ है वो हो जाएगी, मतलब इसके लेयर बाय लेयर बनते जाएंगे और जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, जब ये इसको पूरा होल्ड नहीं कर पाएगा, तब ये गिर जाते हैं नीचे, और नीचे जब गिरते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द हेल शावर, यानी कि किसकी बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं कि ये बार बार होता है ना, ऊपर गया फिर उसके ऊपर ऐसे करके, मतलब बार बार ऊपर जाएगा, तो दिस हैपेंस ऑफ फ्यू टाइम्स, हेंस कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर फॉर्म व्हाइल द हेलस्टोन ग्रोज इन साइज, मतलब जब इसके लेयर बाय लेयर होते जाते हैं तो ये साइज में बड़ा हो जाता है। जब ये साइज में बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होगा, ये जमीन की तरफ ही आएगा ग्रेविटी के कारण, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करता है, तो वो नीचे इसको खींचने की कोशिश करेगा और फिर ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी उन पत्थरों की, एंड दिस इज कॉल्ड द हेल शावर्स बिकॉज ऑफ हेल। अब देखो, हेल की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, जो हमारे क्रॉप्स हैं, यानी जो हमारे खेतों में लगाए गए पौधे हैं, उनका नुकसान हो सकता है, और वो हमारे लाइफ का भी नुकसान कर सकता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान कर सकता है। यानी अगर किसी इंसान को लग गया, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों को लगेगा तो उनके सिर और फूट जाएंगे। ठीक है, यही होगा ना, तो ये सारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये हेल देख लिया और हमने ये स्नो देखा। अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों रैन के बारे में, रैनफॉल के बारे में। लेकिन उससे पहले ये भी जरा आप लोगों को पढ़ा दूं। देखो, हेल अकर्स इन समर्स इन इंडिया, मतलब हेल जो है वो देखो कब कब होता है, कहाँ कहाँ पे, देखो हेल अकर इन समर्स इन इंडिया, अफ्रीका एंड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, हेल जो है वो कहाँ, मतलब इंडिया में समर में देखो कहाँ कहाँ होता है, इंडिया, अफ्रीका एंड कुछ साउथ ईस्ट एशिया के जगहों पे होता है। एंड हेल्स डू नॉट अकर इन इक्वेटोरियल एरियाज, मतलब इक्वेटोरियल एरियाज में नहीं होता है। वाई? बिकॉज ऑफ हीट इन द एटमोस्फियर। एंड हेल्स डू नॉट अकर इन कोल्ड जोन्स, यानी जो हमारे कोल्ड जोन्स होते हैं, कोल्ड जोन मतलब वही फ्रीजिड जोन की बात की जा रही है, ये वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो, क्योंकि अपवर्ड जब हवा नहीं जाएगी, एयर अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ये हेलस्टोन नहीं आने वाले। जब हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है तभी जाके हमें ये पत्थर पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले रैनफॉल के बारे में, तो आप लोग अगला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो रैनफॉल के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना दोस्तों, इसके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि रैनफॉल के जो टाइप्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा।